गुड मॉर्निंग। हम राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे और उसके दौरान हमने अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 और 56 तक हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 56 चल रहा था और अनुच्छेद 56 में हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल पे चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है, अधिकतम 5 वर्ष 6 माह होता है। इसी अनुच्छेद 56 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। अब यहाँ एक बात और रह गई थी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, यहाँ तक हो गया था। अब उपराष्ट्रपति क्या करेगा, तो इसमें याद ये रखना है कि राष्ट्रपति जैसे ही इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है, ये सूचना किसको देगा, तो ये सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। इसको याद रखना है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन याद रखना अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो तो किसको देगा, ये बात संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान मौन है कि यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो किसको देगा। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिया, उपराष्ट्रपति सूचना तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी संभव होगी लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56 को एक चीज के लिए ये और याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में है। यानी कि महाभियोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में आता है, जबकि इसकी जो प्रक्रिया आएगी वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आएगी। तो महाभियोग है 56 में, यानी राष्ट्रपति को किस पद्धति के द्वारा हटाया जाएगा इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में है, जबकि हटाने की जो प्रक्रिया जिसके लिए हम महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आएगा। ये तो था अनुच्छेद 56। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगला जो आता है वो आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, तो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति या जो राष्ट्रपति है उसका पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, 1 बार लड़ सकता है, 2 बार लड़ सकता है, या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की कोई समय सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 70 में है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना गया, उसके बाद वो क्या दोबारा दूसरे टर्म के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या हो सकता है, कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अर्थात संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये नहीं है कि 1 बार ही होगा या 2 बार ही होगा, यानी कोई समय सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितने टर्म के लिए, कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये नहीं कि साहब 1 बार, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 2 बार के लिए क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत का कितने के लिए बन सकता है, तो भारत का व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्या संविधान में लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो याद रखना संविधान मौन नहीं है कि साहब लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। संविधान में ये बात अनुच्छेद 57 में लिखी हुई है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अब तक अगर बात करें भारत के राष्ट्रपतियों की, तो अब तक एक ही व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
उन्होंने अब तक 2 बार क्या हैं, 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं, 1952 में और 1957 में, यानी 1950 से लेकर के 1962 तक वो टोटल 12 वर्ष के लिए रहे। पहला चुनाव जो हुआ था उनका 1952 में हुआ था, दूसरा चुनाव 1962 में, 2 कार्यकाल। उसके बाद अब तक जितने राष्ट्रपति हुए, यानी राजेंद्र प्रसाद से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक, कोई व्यक्ति दोबारा पुनर्निर्वाचित नहीं हुआ राजेंद्र प्रसाद के अलावा। लेकिन संविधान ये कहता कि पुनर्निर्वाचित आप हो सकते हो, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। तो 57 हो गया, यानी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब आता है अगला अपना अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो इसमें है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, यानी एक व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का राष्ट्रपति बन सके। ये अनुच्छेद 58 में है। और 58 की भी अगर हम सब क्लोज देखें तो 58 के सब क्लोज 1 में 58(1) में लिखा गया है कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकेगा। तो पहली योग्यता तो है उसकी, जो सभी की होती है, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता ये सभी के लिए, चाहे किसी भी राजनीतिक पद की योग्यता ले लीजिए, उसमें पहली बात ये आएगी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या आएगी, तो दूसरी है उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष की हो गई हो, 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी कि जब वो चुनाव लड़े उस समय उसकी आयु 35 साल की कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 58 में। और कौन सी योग्यता है, तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वह है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरी जो योग्यता है राष्ट्रपति की वो ये है कि वह किसका सदस्य, तो याद रखना लोकसभा। यहां अगर संसद आ जाए कि वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो यह आंसर गलत होगा, क्योंकि संसद में तो कौन है, राज्यसभा भी आती है। इसका मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी हो सकता है, नहीं। अनुच्छेद 58 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसकी, लोकसभा का क्या बनने की, सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। अर्थात वो जो योग्यता एक लोकसभा सदस्य बनने की है वो योग्यता रखता हो। ये नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ यह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अगर वो योग्यता रखता है तो उसे क्या बनाया जा सकता है, भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो 3 योग्यता हो गई, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 साल पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसद का नहीं, और चौथी क्या आएगी, अन्य वे सभी योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा तय करे। यानी और योग्यता भी अगर राष्ट्रपति की बनाना चाहिए। ये याद रखना, भारतीय संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति की 3 ही योग्यताएं लिखी गई हैं। अगर और चौथी या 5वीं योग्यता अगर राष्ट्रपति के बारे में जोड़ना हो तो कौन जोड़ेगा, तो याद रखना भारतीय संसद जोड़ेगी। क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी, विधि बना करके नए योग्यताएं राष्ट्रपति के पद के लिए जोड़ सकती हैं। फिलहाल भारतीय संविधान के लिए सिर्फ क्या है, 3 योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 साल पूर्ण हो चुकी हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हूं। अन्य योग्यताएं संसद का विधि बना करके तय करेगी। अब आप कहोगे इसके अलावा भी तो योग्यताएं और रह गई, क्या रह गई? आप कहोगे पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए,
लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी तो है ना। नहीं, संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है। राष्ट्रपति के लिए संविधान में पागल और दिवालिया घोषित होने की जो शर्त अन्य के लिए जोड़ी गई है वो राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं है। लाभकारी पद पर नहीं हो, लाभकारी पद की शर्त भी राष्ट्रपति के लिए लागू नहीं होती। ये निर्योग्यता में आती है कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, जो लाभ के पद पर हो, जो क्या हो, पागल हो, जो दिवालिया हो, ये राष्ट्रपति की निर्योग्यताएं आती हैं। यानी कौन चुनाव नहीं लड़ सकता उसमें आएगी कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये निर्योग्यताओं में आता है, अयोग्यताओं में आता है, योग्यता में नहीं। अनुच्छेद 58 सिर्फ 3 शर्तों का उल्लेख करता है और वो 3 शर्तें क्या हैं? भारत का नागरिक हो, आयु 35 साल हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये ही हमारी है, तो पागल और दिवालिया होने की नहीं है। अनुच्छेद 58 में एक चीज और याद रखना, भारत का राष्ट्रपति पहला, भारत का उपराष्ट्रपति, समस्त भारत सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सा भी मंत्री हो, राज्यों में राज्यपाल और राज्यों के मंत्री, ये जो जिन व्यक्तियों के मैं नाम ले रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, अगर ये हैं तो ये किस में नहीं माने जाएंगे? ये लाभ के पद में नहीं आते। यानी ये लाभ के पद में नहीं है, इनको हम अलाभकारी पद मानते हैं, हम इनको जन सेवा के पद मानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहे तो क्या लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। क्या कोई मंत्री चुनाव लड़ना चाहे, पद पर रहते हुए चुनाव लड़ना चाहे, क्या लड़ सकता है? लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं है? लाभ का पद नहीं है। तो हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, हमको इन्होंने क्या नहीं माना? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना। एक बात है। तो ये तो थी राष्ट्रपति की योग्यताएं। 58 हो गया। अब आगे जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 59। 58 में हमने उसकी योग्यताएं देख ली। 57 में पुनर्निर्वाचन, 56 में कार्यकाल, 55 में निर्वाचन रीति, 54 में निर्वाचन मंडल, 53 में कार्यपालिका शक्तियां, 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख देख लिया। अब जो अनुच्छेद 59 आ रहा है, यह आ रहा है राष्ट्रपति पद की शर्तें। यानी कौन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता या कौन कौन सी शर्तें उसके लिए होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में और उसके वेतन भत्तों के बारे में कि कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या आवास मिलेगा, ये अनुच्छेद 59 में आता है। तो राष्ट्रपति पद की शर्तें, ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य के जो विधान मंडल हैं, विधानसभा और विधान परिषद हैं, संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहा है या राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है तो उसकी पहली शर्त यह होगी कि संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो। यदि वह सदस्य है, ध्यान से सुने, यदि वह सदस्य है तो पद ग्रहण करने से पूर्व त्याग पत्र दें। यानी कोई व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, राज्य की विधान, यानी कहने का मतलब एमएलए या एमपी है या राज्यपाल है किसी राज्य का, तो वो पद पर रहते चुनाव लड़ सकता है। कब त्याग पत्र देना है? जब वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाए, उस समय क्या करना है? उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना। यानी पद ग्रहण करने से पूर्व, शपथ लेने से पहले क्या करना है? उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना है। पहले उन्हें त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो गई कि संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, यदि है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। और कौन सी है? दूसरी शर्त है कि वह लाभकारी पद पर ना हो।
यानी ऐसे किसी पद पर नहीं हो जिसे वो भारत सरकार की संचित निधि से वेतन ले रहा हो। किसी राज्य आयोग का बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी कमेटी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और कोई पद पर नहीं होना चाहिए। यदि है तो त्याग पत्र उन्हें पहले ही देना होगा। लेकिन याद रखना, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के अगर मंत्री हैं तो वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है पद पर रहते हुए। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि इनको हमने लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। तो दो शर्तें हो गई। दूसरी क्या हुई कि वो लाभकारी पद पर नहीं हो। और क्या जोड़ा गया है इसी अनुच्छेद 59 में? यह है कि राष्ट्रपति को बिना किराए का क्या मिलेगा? एक भवन मिलेगा जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और वो कहां पर है? तो ये रायसीना हिल्स, जो पहाड़ियां हैं, रायसीना हिल्स की पहाड़ियां कहां पर? नई दिल्ली। राष्ट्रपति का जो भवन है रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर दिल्ली में है, जिसको हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा सरकारी आवास है और इस सरकारी आवास में भारत का राष्ट्रपति रहेगा। और वो भी क्या होगा? बिना किराए के, अर्थात उसको रहने का कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। सारी सुविधाएं इस राष्ट्रपति भवन में रहेगी, सुरक्षा से लेकर के समस्त प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत रहेगी। तो बिना किराए का राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स दिल्ली में है वहां पर रहेगा। और क्या है? अनुच्छेद 59 का ही पैरा जो सब क्लोज है 3, 59(3) ये कहता है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यानी इनका जो वेतन है, ये वेतन कौन तय करेगा? तो राष्ट्रपति का वेतन तय करेगी भारतीय संसद, समय समय पर विधि बना करके तय करती है। तो अनुच्छेद 59 में ये आता है कि राष्ट्रपति को क्या दिया जाएगा? संसद के द्वारा वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ये भी याद रखना, सरकारी सेवाओं में राष्ट्रपति से अधिक वेतन किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को नहीं मिलेगा। सर्वाधिक जो वेतन सरकारी क्षेत्र में होगा वो भारत के राष्ट्रपति का होगा। तो क्या कितना होगा? तो वर्तमान समय में 2016 से, पहले इनका वेतन 1.5 लाख था, लेकिन 2016 में इनका वेतन बढ़ा करके कर दिया गया 5 लाख रुपए मासिक। यानी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को 1 महीने का 5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। 1 महीने का। इससे ज्यादा वेतन भारत में सरकारी सेवाओं में किसी को नहीं दिया जाता। रिटायर्ड होने के बाद में इनको अंतिम महीने में जितना वेतन मिलता है उसकी पेंशन मिलेगी। और क्या मिलेगी? अगर इनकी मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो उसका जो जीवित जीवन साथी है, उस जीवन साथी को क्या मिलेगी? पेंशन दी जाएगी। वेतन की आधी पेंशन उनके जीवन साथी, अगर पति है तो उसकी पत्नी को, अगर महिला है तो उसके पति को भी क्या मिलेगी? वेतन की आधी पेंशन दी जाएगी। ये किस में लिख रखा है? ये अनुच्छेद 59 में लिख रखा है। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। इसके अलावा भी याद रखना, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के अलावा भी राष्ट्रपति के लिए और भवन की बात हम कर रहे हैं। तो एक तो राष्ट्रपति की निवास की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का पहला जो निवास है वो तो राष्ट्रपति भवन है। और ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो ये राष्ट्रपति भवन सबको पता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और ये रायसीना हिल्स पर स्थित है। दूसरा एक और है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उसके पास एक स्थान है छरबरा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा नामक स्थान पर एक और आवास है जिसका नाम है द रिट्रीट। और यह राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास है।
शिमला के पास जो हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला, उसके पास एक स्थान है, एक शहर है छरबरा। उस छरबरा के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक निवास है, उस निवास का नाम है द रिट्रीट। और ये क्या है तो याद रखना, ये राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के समय क्या कर सकता है, राष्ट्रपति द रिट्रीट में रहता है जो शिमला में है। ये भी क्या है, राष्ट्रपति के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। एक और है इसका, और वो कहां पर है, हैदराबाद में। 3 राष्ट्रपति के रहने के आवास हैं हैदराबाद में। एक और है जिसका नाम है, उस भवन का नाम है राष्ट्रपति निलयम। हैदराबाद में राष्ट्रपति का एक और आवास है और उस आवास का नाम है राष्ट्रपति निलयम नाम से एक और उसका आवास है। तो 3 आवास है, दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां पर राष्ट्रपति का क्या है, निवास स्थान है, जिसको राष्ट्रपति निलयम, द रिट्रीट और रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। एक और याद रखना, ये जो राष्ट्रपति भवन है भारत का, इस राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार था, जिसने इस राष्ट्रपति भवन की वास्तु बनाई थी, जिसकी जो डिजाइन बनाई थी, याद रखना राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों के शासनकाल में बना हुआ है। तो इस राष्ट्रपति भवन की जो डिजाइन बनाई थी वो बनाई थी एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन बनाई थी एडविन लुटियंस, जो एक अंग्रेज वास्तुकार था, उसने क्या बनाई थी, इसकी डिजाइन बनाई थी, इसकी वास्तु बनाई थी। तो इस प्रकार अनुच्छेद, ये सारी चीजें किस में आ रही है, अनुच्छेद 59 में आ रही है। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति का वेतन भत्तों का उल्लेख है, उसकी पेंशन का उल्लेख है और उसके रहने के निवास स्थान जो है उनका उल्लेख किया गया है। अब जो अगला आता है, अनुच्छेद 59 हो गया, इसके बाद में अनुच्छेद आता है हमारा 60 है। तो अनुच्छेद अगला आता है हमारा अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद जो 60 है इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का। एक बात तो यहाँ ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, उस राष्ट्रपति की शपथ का बाकी जो कर्मचारी हैं, बाकी जो पद हैं, उनका उल्लेख है अनुसूची 3 में। लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति की जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। याद रखना है, अनुसूची 3 में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख तो किस में है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अलग से अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, अनुसूची 3 में जो शपथ लेते हैं उसके अंतर्गत नहीं आती। तो अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। तो शपथ दिलाएगा कौन? तो भारत का राष्ट्रपति है, उसको शपथ दिलाता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं हो तो कौन शपथ दिलाएगा? तो अनुच्छेद 60 ये कहता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो भी मुख्य न्यायाधीश के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, जो भी उपलब्ध है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से टोटल 34 न्यायाधीश हैं। उन 34 न्यायाधीशों में कोई भी जो न्यायाधीश उपलब्ध है सीनियरिटी के आधार पे, मुख्य न्यायाधीश नहीं तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? उसके पद की शपथ दिलाएगा। अब एक चीज और देखना, ये जो भारत का राष्ट्रपति है, ये भारत का राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? तो याद एक बात रखनी है, भारत का राष्ट्रपति कभी भी पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। जैसे हम प्रधानमंत्री के लिए पढ़ेंगे, हम और मंत्रियों के लिए पढ़ते हैं, और के लिए जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं कि वो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कभी भी अपने पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कोई गोपनीय है ही नहीं।
राष्ट्रपति से तो वह काम करता है जो मंत्रिपरिषद कहती है, इसलिए पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। तो किसकी लेता है? राष्ट्रपति 3 बातों की शपथ लेता है। एक तो लेता है सत्य, ईश्वर के प्रति सत्य व निष्ठा की। पहली शपथ ईश्वर के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ लेता है। अब कोई भी हो, अलग अलग धर्म है, वो अपने जिसको भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसको मानते हैं, तो उसकी मान लेते हैं। तो पहली शपथ के बारे में जो अनुच्छेद 60 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति ईश्वर के प्रति सत्य और निष्ठा के प्रति संविधान की शपथ लेगा। दूसरी क्या लेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान के रक्षण, परिरक्षण व संरक्षण। सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की क्या लेगा? शपथ लेगा। रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेगा। इसके अलावा और किसकी लेगा? तो तीसरी लेता है जनता के कल्याण की, यानी जनता के कल्याण की शपथ भी वो क्या करता है? राष्ट्रपति लेता है। तो 3 बातों की शपथ लेता है, ईश्वर के प्रति सत्यनिष्ठा की, संविधान के प्रति रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की, और तीसरी लेता है जनता के कल्याण की। ये 3 बातों की शपथ भारत का राष्ट्रपति लेता है और इनके बारे में कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लिखा गया। अब मान लीजिए, एक उदाहरण लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या उसने त्यागपत्र दे दिया, या उसे महाभियोग के द्वारा हमने हटा दिया, और उसकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति बनता है। तो क्या राष्ट्रपति के पद पर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आएगा, तो क्या उससे भी शपथ लेनी है क्या? राष्ट्रपति तो अपने पद की शपथ ले रहा है, तो क्या उपराष्ट्रपति जो पहले शपथ ले चुका है अपने पद की, और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद पे आ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो मुख्य न्याय राष्ट्रपति के पद पे आ रहा है, तो क्या उसे भी शपथ लेनी पड़ेगी क्या? क्या संविधान में ऐसा लिखा गया है? तो याद रखना, राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, या कोई अन्य न्यायाधीश हो, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आ रहा है तो सभी को क्या लेनी पड़ेगी? सभी को राष्ट्रपति के पद की शपथ लेनी होगी। ये नहीं कि बिना शपथ के वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे आएगा, उसे निश्चित रूप से क्या लेनी होगी? उसे निश्चित रूप से शपथ लेनी होगी। ये अनुच्छेद 60 में है। यानी उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेगा तो उसे क्या लेना होगा? दोबारा से राष्ट्रपति की शपथ लेनी होगी। न्यायाधीश आता तो न्यायाधीश को भी क्या करनी होगी? शपथ लेनी होगी। ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ क्या है? राष्ट्रपति कभी भी पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेगा। राष्ट्रपति 3 बातों की शपथ लेता है, संविधान, ईश्वर के प्रति सत्यनिष्ठा की, संविधान के रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की, और तीसरी लेता है जनता के कल्याण की शपथ लेता है। ये अनुच्छेद 60 में है। अब अगला जो हमारा अनुच्छेद आ रहा है वो आएगा अनुच्छेद 61, जिसमें हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग प्रक्रिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।